दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश जो ग्लोबल इकोनॉमी का इंजन बन चुका है, वो आज भी दुनिया के सबसे बड़े डिसीजन मेकिंग रूम से बाहर क्यों खड़ा है? क्यों कुछ ऐसे देश जिनकी इकोनॉमी आज भारत से बहुत छोटी है, वो आज भी पूरी दुनिया के फैसलों पर वीटो लगा सकते हैं और हम सिर्फ देख सकते हैं? अगर भारत और जापान कल तय कर लें कि वो यूनाइटेड नेशंस की फंडिंग और पीस कीपिंग से अपने कदम पीछे खींच लेंगे, तो क्या यूनाइटेड नेशंस का पूरा ढांचा रातों रात हिल जाएगा? और आज का सबसे बड़ा सवाल है कि क्या भारत सच में यूएनएससी की एक कुर्सी मांग रहा है, या अब दुनिया को यह दिखा रहा है कि भारत के बिना ये पूरा ग्लोबल ऑर्डर ही अधूरा है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आज हम एक ऐसे चक्रव्यूह को डिकोड करने जा रहे हैं जो 1945 के अंदर बुना गया था। एक ऐसा पावर गेम जहां दुनिया के केवल 5 देश तय करते हैं कि दुनिया कैसे चलेगी और बाकी 188 देश सिर्फ तालियां पीटने के लिए बैठे हैं। तो दोस्तों, इस पूरे गणित को समझते हैं और बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की कि 1945 का ग्लोबल रिमोट आज भी P5 कंट्रीज यानी कि केवल 5 देशों के हाथ में क्यों है? तो दोस्तों, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि यूएनएससी का स्ट्रक्चर कोई बहुत पवित्र या ईश्वरीय व्यवस्था नहीं है। यह सीधे तौर पर वर्ल्ड वॉर के विजेताओं की एक डील थी। 1945 में जब दुनिया खंडहर बन चुकी थी, तब अमेरिका, रसिया, चाइना, फ्रांस और ब्रिटेन ने मिलकर के खुद को परमानेंट मेंबर घोषित कर दिया और अपने हाथों के अंदर एक ऐसी चाबी ले ली जिसे हम वीटो पावर कहते हैं। उस वक्त दुनिया अलग थी, पावर डायनेमिक्स अलग थे और इन 5 देशों का दबदबा था। लेकिन आज जब हम 21वीं सदी के तीसरे दशक में हैं, दुनिया पूरी तरह से मल्टीपोलर हो चुकी है। आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। हम एक मेजर इकोनॉमी हैं, एक न्यूक्लियर पावर सत्ता हैं, एक स्पेस पावर हैं और पूरे ग्लोबल साउथ की बुलंद आवाज हैं। आज का भारत दुनिया की फार्मेसी है और ग्लोबल सप्लाई चेन का क्रिटिकल हिस्सा है। इसके बावजूद भारत इस परमानेंट सीट से बाहर है। दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि भारत को सीट क्यों नहीं मिल रही, सवाल ये है कि क्या यूएनएससी आज की सच्चाई को रिप्रेजेंट करता है या फिर ये सिर्फ पुराने एक्सपायर हो चुके पावर स्ट्रक्चर को जिंदा रखने की जिद है। दुनिया 1945 से बहुत आगे निकल चुकी है, लेकिन ग्लोबल पावर का रिमोट आज भी उन्हीं 5 देशों के हाथ में लॉक है। लेकिन असली खेल दोस्तों P5 की इस वीटो वाली कुर्सी से भी बड़ा है। भारत को रोकने के लिए सिर्फ ये 5 देश नहीं, बल्कि एक पूरा डिप्लोमेटिक नेटवर्क काम करता है, जिसे समझना बेहद जरूरी है। और यहां पर सवाल ये क्रिएट होता है दोस्तों कि भारत ने वीटो पावर का कौन सा डिप्लोमेटिक ब्रह्मास्त्र इस वक्त चलाया है। दरअसल दोस्तों, ये एक नैरेटिव सेट किया जाता है कि अगर नए देशों को वीटो पावर दे दी गई तो यूएनएससी पूरी तरह से पैरालाइज हो जाएगा। P5 देश हमेशा से यही बहाना बनाते थे कि ज्यादा वीटो मतलब ज्यादा डेडलॉक। इस बहाने को खत्म करने के लिए भारत और G4 देशों यानी कि जापान, जर्मनी और ब्राजील ने एक डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक खेला है। इन देशों ने यूएन के अंदर एक ऐसा प्रपोजल रखा है जिसे P5 की बोलती बंद कर दी है। भारत और G4 ने साफ तौर पर कहा है कि हमें पहले परमानेंट मेंबरशिप दीजिए। नए परमानेंट मेंबर्स को सीट मिल जाए और वीटो पावर के इस्तेमाल पर हम कुछ सालों तक रिस्ट्रेंट या डिले स्वीकार करने को तैयार हैं, यानी कि 15 साल तक हम वीटो का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन हम उस डिसीजन मेकिंग टेबल पर परमानेंट सीट के तौर पर बैठना चाहते हैं। ये कोई भावनात्मक मांग नहीं है, ये एक हार्डकोर स्ट्रेटेजिक नेगोशिएशन है। भारत ने दुनिया को ये मैसेज दिया है कि हमारा पहला लक्ष्य रिप्रेजेंटेशन ठीक करना है। वीटो पर प्रैक्टिकली ट्रांजिशन बाद में रिव्यू किया जा सकता है। इस ब्रह्मास्त्र ने P5 के उस बड़े एक्सक्यूज को खत्म कर दिया है।
कि भारत के आने से सिस्टम ब्लॉक हो जाएगा। भारत ने दिखा दिया कि वो जिम्मेदारी लेने को तैयार है, जिद करने को नहीं है। लेकिन P5 अकेले समस्या नहीं है। असली ब्लॉकिंग मशीन एक ऐसे ग्रुप के अंदर छुपी हुई है जिसका नाम सुनकर के मामला पूरा कैजुअल और नॉर्मल सा लगता है, लेकिन उसका असर भारत के लिए बहुत गंभीर है। ऐसे में दोस्तों, ये कॉफी क्लब कौन है और भारत के रास्ते के अंदर सबसे बड़ा रोड़ा आखिर ये क्यों अटकाता है? तो दोस्तों, डिप्लोमेसी की दुनिया के अंदर इसे यूनाइटिंग फॉर कंसेंस कहा जाता है, लेकिन इसके पीछे का नाम है द कॉफी क्लब। इसे एक कैजुअल डिप्लोमेटिक क्लब समझने की गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ये दरअसल परमानेंट मेंबरशिप के एक्सटेंशन को रोकने वाला एक बेहद खतरनाक और शातिर प्रेशर ग्रुप है। इस ग्रुप का एक ही मकसद है, जो देश ताकतवर हो रहे हैं उनकी टांगे खींचना। इस गेम को जरा ध्यान से समझिए। चाइना का प्रोक्सी यानी पाकिस्तान कभी नहीं चाहता है कि भारत को परमानेंट सीट मिले, लिहाजा वो इस क्लब का फ्रंट लाइन मेंबर है। इटली और स्पेन को जर्मनी से दिक्कत है, लिहाजा वो जर्मनी को ब्लॉक करते हैं। साउथ कोरिया किसी भी कीमत पर जापान को यूएनएससी में नहीं देखना चाहता है, और अर्जेंटीना से लेकर के कुछ लैटिन अमेरिकी देश ब्राजील की राह के अंदर कांटे बिछाते हैं। इसके अलावा कनाडा जैसे कुछ देश और भी हैं जो कहते हैं कि परमानेंट सीट मत बढ़ाओ, सिर्फ नॉन परमानेंट सीट बढ़ा करके काम चला लो। यानी दोस्तों, हर वो देश जो अपने पड़ोसी की तरक्की से जलता है वो इस कॉफी क्लब का हिस्सा है। ये ग्रुप जनरल असेंबली के अंदर 2/3 मेजोरिटी को बनने से रोकता है। यूएनएससी रिफॉर्म्स का गेम केवल P5 के वीटो का नहीं है, ये यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के वोट मैथमेटिक्स का भी है, और कॉफी क्लब इसी मैथमेटिक्स को बिगाड़ता है। और यही वो जगह है जहां चाइना सीधे भारत को नहीं रोकता, लेकिन पीछे से एक बहुत बड़ा इनडायरेक्ट गेम खेलता है। लेकिन दोस्तों, आखिर चाइना और पाकिस्तान का हिडन डिप्लोमेटिक ट्रैप आखिर क्या है? तो चाइना की डिप्लोमेसी हमेशा से डबल स्पीक पर आधारित रही है। पब्लिक स्टेटमेंट्स के अंदर चाइना हमेशा से कहता है कि वो डेवलपिंग कंट्रीज और ग्लोबल साउथ की बड़ी भूमिका का समर्थन करता है। वो कहेगा कि यूएन के अंदर रिफॉर्म्स होने चाहिए, लेकिन फिर वो एक शब्द का इस्तेमाल करता है, कंसेंस का, यानी कि आम सहमति का। और यही चाइना का सबसे बड़ा हिडन ट्रैप है। कंसेंस का प्रैक्टिकली मतलब ये हो जाता है कि जब तक पाकिस्तान और पूरा का पूरा कॉफी क्लब एग्री नहीं करेगा, तब तक कोई रिफॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। चाइना अच्छे तरीके से जानता है कि पाकिस्तान कभी भी भारत के लिए एग्री नहीं करेगा। इसके अलावा चाइना जापान की परमानेंट सीट का कट्टर विरोधी है। दोस्तों, भारत G4 के अंदर जापान के साथ में खड़ा है। चाइना की चाल ये है कि भारत G4 से अलग हो जाए, जापान से अपनी दूरी बनाए, ताकि रिफॉर्म की मांग को टुकड़ों में तोड़ा जा सके। दूसरी तरफ पाकिस्तान का एंगल बहुत क्लियर है। दोस्तों, पाकिस्तान की पूरी फॉरेन पॉलिसी भारत की ग्लोबल राइज को रोकने के ऊपर ही टिकी हुई है। वो हर डिप्लोमेटिक फोरम्स का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ भारत की परमानेंट मेंबरशिप को ब्लॉक करने के लिए करता है। चाइना पाकिस्तान को फ्रंट में रखता है और खुद पीछे से वीटो का डर दिखाता है। मगर सवाल यही उठता है कि अगर ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश भारत का खुला समर्थन करते हैं, तो फिर ये इश्यू सोल्व क्यों नहीं होता है? दोस्तों, ब्रिटेन और फ्रांस हमसे छोटी इकोनॉमीज हैं, लेकिन उनके पास में आज भी इतना बड़ा वीटो आखिर क्यों है? ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों इतना ज़्यादा है? दोस्तों, अगर आज आप फ्रांस और ब्रिटेन को देख लेते हैं तो ये ऐतिहासिक पावर्स जरूर हैं, लेकिन आज के समय में भारत, जापान और जर्मनी का इकोनॉमिक वेट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेशन इन दोनों देशों से कहीं ज़्यादा पावरफुल है। आज भारत की इकोनॉमी ब्रिटेन और फ्रांस दोनों से ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, फिर भी ये दोनों देश परमानेंट मेंबर्स हैं, वीटो एंजॉय करते हैं, और भारत बाहर खड़ा हुआ है। फ्रांस और यूके पब्लिकली भारत की दावेदारी का सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं कि भारत को सीट मिलनी चाहिए, वीटो मिलना चाहिए, लेकिन इस समर्थन के पीछे एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। वो जानते हैं कि सिस्टम बदलने की रियल कॉस्ट बहुत हाई है। अगर यूएनएससी सच में नए वर्ल्ड ऑर्डर के हिसाब से रीसेट हुआ, तो सबसे पहले उनके अपने पुराने प्रिविलेजेस के ऊपर सवाल उठेंगे। दुनिया पूछेगी कि अगर इकोनॉमी और पॉपुलेशन ही क्राइटेरिया है, तो ब्रिटेन और फ्रांस वहां क्या कर रहे हैं? सत्ता हमेशा से इतिहास से मिलती है, लेकिन क्रेडिबिलिटी वर्तमान से बनती है। यूएनएससी की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसकी पावर हिस्ट्री के अंदर लॉक हो चुकी है।
और दुनिया की रियलिटी फ्यूचर में मूव कर चुकी है। ब्रिटेन और फ्रांस भारत का सपोर्ट तो करते हैं, लेकिन वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि पंडोरा ब्लॉक्स खुले जिससे उनकी अपनी ही कुर्सी खतरे में आ जाए। अब दोस्तों आते हैं उस सवाल के ऊपर जो इस पूरे डिबेट का सबसे ज्यादा एक्सप्लोजिव हिस्सा है। अगर भारत यूनाइटेड नेशंस से बाहर हो जाए तो क्या होगा? तो दोस्तों अगर इंडिया, जापान, जर्मनी और ब्राजील यूएन छोड़ दें तो क्या यूएन आर्थिक रूप से पंगु हो जाएगा, हिल जाएगा? तो दोस्तों यूनाइटेड नेशंस केवल न्यूयॉर्क में दी गई लंबी लंबी स्पीच से नहीं चलता है। ये एक विशाल मशीनरी है जो फंडिंग, पीस कीपिंग फोर्स, ग्राउंड एजेंसीज और डिप्लोमेटिक लेजिटिमेसी से चलता है। जापान और जर्मनी यूएन बजट के अंदर सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर्स में से एक हैं। वो पैसा देते हैं जिससे यूएन का सिस्टम फंक्शन करता है। दूसरी तरफ भारत ऐतिहासिक रूप से यूएन पीस कीपिंग मिशंस में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर रहा है। भारत वहां पैसा भी देता है, अपने लोग भी देता है। दोस्तों भारत के हजारों सैनिक आज भी दुनिया के सबसे खतरनाक कॉन्फ्लिक्ट जोन्स के अंदर यूएन का नीला हेलमेट पहन करके शांति बनाए रख रहे हैं। ब्राजील और अफ्रीका इस सिस्टम को लेजिटिमेसी देते हैं। अगर G4 और ग्लोबल साउथ का ये बड़ा हिस्सा तय कर ले कि वो यूएन से डिसएंगेज हो जाएंगे, अपनी फंडिंग रोक देंगे, अपने सैनिक वापस बुला लेंगे, तो यूएन की फंडिंग, मैन पावर और मॉरल अथॉरिटी तीनों एक ही साथ क्रैश कर सकती हैं। दोस्तों यूनाइटेड नेशंस रातों रात खत्म तो नहीं होगा, लेकिन उसकी क्रेडिबिलिटी, ऑपरेशनल कैपेसिटी और दुनिया में शांति बनाए रखने की ताकत को इतना बड़ा झटका लगेगा जिससे वो शायद ही कभी उबर पाए। लेकिन दोस्तों अगर भारत के पास में सच में इतना पावरफुल प्रेशर बनाने की ताकत है तो यूनाइटेड छोड़ करके अलग क्यों नहीं हो जाता? इतनी बेइज्जती के बाद भी भारत यूएन को लात मार करके बाहर क्यों नहीं निकलता है? यह सवाल हर उस भारतीय के मन में आता है जो इस बायस्ड सिस्टम को देखता है। लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर गुस्से या फिर ईगो से काम नहीं चलता है, स्ट्रेटेजिक पैसेंस से काम चलता है। अगर भारत गुस्से के अंदर आकर के यूएन छोड़ दे तो इससे हमारा नुकसान कम, लेकिन चाइना और पाकिस्तान जैसे राइवल्स का फायदा बहुत ज्यादा होने वाला है। उन्हें एक खाली मंच मिल जाएगा जहां वो दुनिया के नियम खुद तय करेंगे। कश्मीर का मुद्दा हो, टेररिज्म के ऊपर सैंक्शंस लगाने की बात हो, ग्लोबल नैरेटिव सेट करने की बात हो, पीस कीपिंग हो, क्लाइमेट चेंज हो, हेल्थ या फिर ट्रेड रूल्स हो, इन सब के अंदर यूएन का सिस्टम आज भी बेहद रिलेवेंट है। हमें ये समझना होगा कि यूएन का मतलब सिर्फ सिक्योरिटी काउंसिल नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन जैसे दर्जनों एजेंसीज ग्लोबल गवर्नेंस के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। भारत इस सिस्टम से बाहर आकर के अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहेगा। भारत की स्ट्रेटजी बहुत क्लियर है, सिस्टम के अंदर रह करके मैक्सिमम प्रेशर बिल्डअप करना और बाहर अपने अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म्स खड़े करते रहना। और दोस्तों यही मोदी गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी का सबसे अंडररेटेड और सबसे पावरफुल हिस्सा है, फाइट अंदर भी और बाईपास बाहर भी। अब दोस्तों ऐसी सिचुएशन में भारत का प्लान बी क्या है? क्या भारत पैरेलली यूएन जैसा कुछ बना रहा है? तो दोस्तों भारत आज किसी माइक के ऊपर खड़े होकर के ये नहीं कह रहा कि हम एक पैरेलल यूएन बना रहे हैं, लेकिन भारत के एक्शंस बिल्कुल उसी डायरेक्शन के अंदर एक अल्टरनेटिव पावर सेंटर बिल्डअप कर रहे हैं। दोस्तों इस सारी चीजों को लेकर के आप मोदी सरकार की फॉरेन पॉलिसी को जरा ध्यान से देखिए। G20 की प्रेसिडेंसी में भारत ने अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट मेंबरशिप दिलाई जो यूएन आज तक नहीं कर पाया। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के जरिए भारत ने 100 से ज्यादा देशों को एक मंच पर लाकर के खड़ा कर दिया। ब्रिक्स का एक्सपेंशन, क्वाड की मजबूती, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, I2U2, इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप, यूपीआई का ग्लोबल आउटरीच, रुपए में इंटरनेशनल ट्रेड और सप्लाई चेन रिजिलियंस इनिशिएटिव, ये सब कोई रैंडम इवेंट्स नहीं हैं, ये एक बहुत बड़े ब्लूप्रिंट का हिस्सा हैं। भारत दुनिया को बिना बोले एक मैसेज दे रहा है, अगर यूएनएससी खुद को रिफॉर्म नहीं करेगा तो दुनिया के बड़े और अहम फैसले धीरे धीरे यूएनएससी से बाहर होने लग जाएंगे। जब इकोनॉमी, सिक्योरिटी और सप्लाई चेन के डिसीजन G20, ब्रिक्स प्लस, क्वाड और रीजनल प्लेटफॉर्म्स में बनने लग जाएंगे तो यूएनएससी की वीटो पावर केवल एक सिंबॉलिक रबर स्टैम्प बनकर के रह जाएगी। लेकिन दोस्तों क्या भारत पीस कीपिंग से अपने ट्रूप्स वापस बुला करके P5 नेशंस को घुटनों पर ला सकता है? तो इसका जवाब उतना सिंपल नहीं है।
दोस्तों कई बार ये डिबेट उठती है कि भारत को अपने पीस कीपर्स को वापस बुला लेना चाहिए, लेकिन जियोपॉलिटिक्स के अंदर वैक्यूम कभी खाली नहीं रहता है। दोस्तों भारत का पीस कीपिंग कंट्रीब्यूशन उसके सबसे बड़े मॉरल पावर में से एक है। ये दुनिया को दिखाता है कि भारत एक रेस्पॉन्सिबल पावर है। अगर भारत अचानक से अपने पीस कीपर्स वापस बुलाता है तो उस वैक्यूम को भरने के लिए चाइना की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी या पाकिस्तान की फौज तुरंत आगे आ जाएगी। इससे भारत की ग्लोबल साउथ लीडर्स की इमेज खत्म हो सकती है, डैमेज हो सकती है। भारत की असली ताकत पीस कीपिंग से विड्रॉ करने में नहीं है, बल्कि अपने इस कंट्रीब्यूशन को स्ट्रेटेजिक लेवरेज के अंदर कन्वर्ट करने में है। भारत दुनिया की आंखों में आंखें डाल करके ये कह सकता है और कह भी रहा है कि जो देश ग्लोबल पीस, पॉपुलेशन, इकोनॉमी और डेवलपमेंट के अंदर इतना बड़ा योगदान दे रहा है, उसे डिसीजन मेकिंग टेबल से बाहर रखना भारत की नहीं बल्कि यूएनएससी की खुद की क्रेडिबिलिटी के ऊपर सबसे बड़ा सवाल उठाता है। असली प्रेशर पीस कीपिंग के विड्रॉल्स पर नहीं है, बल्कि मार्केट लेवरेज और कलेक्टिव बार्गेनिंग के अंदर बनने वाला है। ऐसे में दोस्तों भारत के 3 असली प्रेशर पॉइंट्स वो कौन हैं जो मोदी सरकार यूज कर रही है। दोस्तों अगर भारत को यूएनएससी का दरवाजा तोड़ना है तो उसके पास में 3 सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक टूल्स हैं जो आज पूरी तरह से एक्टिवेटेड हैं। मोदी सरकार इसको लेकर के एग्रेसिव है। पहला है मार्केट लेवरेज। आज का भारत दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस, टेक्नोलॉजी, एनर्जी और कंज्यूमर मार्केट के अंदर एक है। अमेरिका को हथियार बेचने हैं, फ्रांस को राफेल डील करनी है, रसिया को अपना तेल बेचना है, ब्रिटेन को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहिए, यूरोप और जापान को इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन चाहिए। ये सब भारत के साथ में डीप पार्टनरशिप चाहते हैं। भारत अपनी इस बाइंग पावर और मार्केट साइज को बहुत स्मार्टली डिप्लोमेटिक वेट के रूप में बदल सकता है। दूसरा जो प्रेशर पॉइंट है भारत के पास में वो है ग्लोबल साउथ की लीडरशिप। दोस्तों दुनिया के ज़्यादातर देश आज भी डेवलपिंग है। अगर भारत अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, स्मॉल आइलैंड स्टेट्स और पूरे डेवलपिंग वर्ल्ड की कलेक्टिव वॉइस बन जाता है तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के अंदर रिफॉर्म्स का प्रेशर इतना ज़्यादा बन जाएगा कि P5 नेशन उसे इग्नोर नहीं कर पाएंगे। और तीसरा जो सबसे बड़ा मामला है वो है इंस्टीट्यूशनल बाईपास। दोस्तों ब्रिक्स प्लस, G20, क्वाड, इंडो पैसिफिक, ग्लोबल साउथ प्लेटफॉर्म्स और अल्टरनेटिव फाइनेंशियल मैकेनिज्म के जरिए भारत धीरे धीरे डिसीजन मेकिंग का एक नया इकोसिस्टम डेवलप कर रहा है। जब दुनिया के बड़े मसले इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सॉल्व होने लगेंगे तो यूएनएससी का दबदबा अपने आप कोलैप्स हो जाएगा। पर दोस्तों इस पूरे खेल का सबसे कठिन और जिद्दी लोक आर्टिकल 108 के अंदर छुपा हुआ है जो बेहद जरूरी है। तो आखिर दोस्तों ये आर्टिकल 108 क्या भला है, क्या है ये यूएनएससी के अंदर रिफॉर्म करने का मैथमेटिकली ट्रैप। दोस्तों जब भी यूएन रिफॉर्म्स की बात आती है तो एक लीगल और मैथमेटिकल दीवार सामने खड़ी हो जाती है और वो है यूएन चार्टर का आर्टिकल 108। इस आर्टिकल के मुताबिक यूएन चार्टर के अंदर किसी भी बदलाव या अमेंडमेंट के लिए यूएन जनरल असेंबली के अंदर 2/3 बहुमत चाहिए होता है, यानी कि 193 मेंबर्स में से कम 129 वोट आपके फेवर में होने चाहिए। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती है। इसके बाद सभी P5 नेशंस का रेटिफिकेशन यानी कि उनकी संसद या सरकारों से फाइनल अप्रूवल जरूरी होता है। इसे एक डबल लॉक सिस्टम की तरह समझ लीजिए। एक तरफ कॉफी क्लब अपनी पूरी ताकत लगा करके जनरल असेंबली के अंदर 129 वोट्स को इकट्ठा होने से रोक देता है, और अगर बाय चांस कोई वोट मिल भी जाए तो दूसरी तरफ P5 नेशंस अपने वीटो पावर के साथ में फाइनल लॉक लेकर के टेबल के ऊपर बैठे हुए हैं। दोस्तों भारत को केवल मोरल सपोर्ट नहीं चाहिए, उसे वोट्स, कंसेंसस मैनेजमेंट, P5 की एक्सेप्टेंस और राइवल्स के ऑब्स्ट्रक्शन, इन चारों दीवारों को एक साथ तोड़ना है। यही वजह है कि भारत अब कोई इमोशनल रिएक्शन नहीं दे रहा है, बल्कि एक ऐसा लॉन्ग गेम खेल रहा है जो P5 की समझ से बाहर है। और दोस्तों इंडिया का ये लॉन्ग गेम है, सीट मांगना नहीं है बल्कि इन अवेलेबिलिटी बनाना है। भारत की स्ट्रेटजी अब सिर्फ हमें सीट दो, हमारे साथ अन्याय हो रहा है वाली विक्टिम कार्ड मेंटालिटी से बहुत आगे निकल चुकी है। भारत अब खुद को एक ऐसा अनिवार्य देश बना रहा है जिसके बिना दुनिया का कोई बड़ा काम
हो ही नहीं सकता है। चाहे क्लाइमेट चेंज की डील हो, ग्लोबल ट्रेड के नियम हो, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी का फ्लो हो, हेल्थ क्राइसिस हो, मैरिटाइम सिक्योरिटी हो या ग्लोबल साउथ की पॉलिटिक्स। दोस्तों, दुनिया जानती है कि भारत के बिना कोई भी फ्रेमवर्क अधूरा है। हमारे स्पेस मिशंस, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, वैक्सीनेशन डिप्लोमेसी, G20 की हिस्टोरिक प्रेसिडेंसी, बढ़ता डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, 7% की इकोनॉमिक ग्रोथ, डेमोग्राफिक स्केल और हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ये सब डॉट्स आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। भारत का रियल और अल्टीमेट टारगेट है यूएनएससी रिफॉर्म को एक मोरल डिमांड से हटा करके एक जियोपॉलिटिकल नेसेसिटी के अंदर कन्वर्ट कर देना। भारत खुद को इतना ज़्यादा बड़ा बना रहा है कि सीट भारत के पास में चल करके खुद आए, ना कि भारत को सीट के लिए भागना पड़े। आने वाले सालों के अंदर दुनिया का सवाल ये नहीं रहेगा कि भारत को सीट मिलेगी या नहीं, सवाल ये होगा कि क्या भारत के बिना यूएनएससी की कोई रेलेवेंस बचेगी या नहीं। आम आदमी को इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, ये जानना भी हम सब के लिए जरूरी है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि न्यूयॉर्क में बैठे कुछ डिप्लोमेट्स के वीटो पावर से भारत के एक आम आदमी को क्या फर्क पड़ सकता है। तो यूएनएससी की परमानेंट सीट केवल एक प्रेस्टीज या फिर ट्रॉफी नहीं है, इसका सीधा असर आपकी और हमारी जिंदगी पर पड़ता है। जब यूएनएससी सैंक्शंस लगाता है तो दुनिया में तेल के दाम तय होते हैं, जिसका असर भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर पड़ता है। जब ग्लोबल सिक्योरिटी रूल्स बनते हैं तो तय होता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी किसे मिलेगी। दोस्तों, डिफेंस डिसीजंस, समंदर के रास्ते जहां से हमारा ट्रेड होता है, ग्लोबल सप्लाई चेन्स, एनर्जी सिक्योरिटी, बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करना, ये सब यूएनएससी के कमरे के अंदर तय होता है। इसे बहुत ही सिंपल शब्दों में समझिए, जब दुनिया के अंदर कोई बड़ा क्राइसिस आता है तो डिसीजन मेकिंग रूम के अंदर होना बहुत ज़रूरी होता है। जो देश अंदर होता है वो नियम लिखता है, जो देश बाहर होता है वो उस नियम को चुपचाप मानने के लिए मजबूर होता है। दोस्तों, भारत अब रूल्स लेने वाला देश नहीं है, रूल्स बनाने वाला देश बनना चाहता है। भारत नहीं चाहता कि हमारे फ्यूचर के फैसले वो 5 देश करें जो आज की सच्चाई से कोसों दूर हैं, और इसी एम्बिशन से, इसी कॉन्फिडेंस से आज उन देशों को डर लगता है जिनकी पुरानी पावर धीरे धीरे उनके हाथों से फिसल रही है। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल आता है कि यूएनएससी को इंडिया की ज़रूरत ज़्यादा है या इंडिया को यूएनएससी की। तो ग्लोबल पॉलिटिक्स के इस पूरे चक्रव्यूह का क्लाइमेक्स बहुत साफ है। भारत यूएनएससी से भागने वाला नहीं है, क्योंकि भारत जानता है कि खाली मंच हमेशा दुश्मनों को मिल जाता है। भारत अपनी लड़ाई छोड़ेगा नहीं, क्योंकि 140 करोड़ लोगों के रिप्रेजेंटेशन का सवाल पूरी तरह से लेजिटिमेट है। लेकिन भारत अब सिर्फ हाथ बांध करके इंतजार नहीं करेगा, क्योंकि भारत की आंखों के सामने एक नया ग्लोबल ऑर्डर बन रहा है और भारत उसका आर्किटेक्ट है। सच्चाई ये है कि भारत अब दरवाजा पीट करके अंदर जाने वाला देश नहीं रहा। भारत वो शक्ति बन रहा है जिसके बिना कमरे की मीटिंग्स ही अधूरी रहती हैं। दोस्तों, P5 नेशंस के पास में भले ही 1945 का वीटो हो, लेकिन आज के भारत के पास में दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, पॉपुलेशन है, क्रिटिकल ज्योग्राफी है, टेक्नोलॉजी है, एग्रेसिव डिप्लोमेसी है, ग्लोबल साउथ का अटूट ट्रस्ट है और सबसे बड़ी बात स्ट्रेटेजिक पेशेंस है। दोस्तों, ये कॉम्बिनेशन आने वाले दशकों के अंदर यूएनएससी रिफॉर्म्स की डिबेट को इतना तेज कर देगा कि पुराने पावर्स के लिए भारत को इग्नोर करना नामुमकिन हो जाएगा। आपको क्या लगता है, भारत को यूएनएससी की परमानेंट सीट और वीटो के लिए सिस्टम के अंदर से ही लड़ाई रखनी चाहिए, या फिर ब्रिक्स प्लस, G20, क्वाड और ग्लोबल साउथ के जरिए पूरी तरह से अपने नए वर्ल्ड ऑर्डर को बनाना चाहिए? और दोस्तों, जिस तरीके से इस वक्त मोदी सरकार इस काम में आगे लग रही है, उसको देख करके आप क्या कहना चाहेंगे? और जिस तरीके से भारत और जापान ने एग्रेसिवली अब इस काम को आगे बढ़ाया है, उस पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार दोस्तों।